नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है बॉस कि मोदी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नाम नहीं है। हम ही थे जो आपको पाठशाला में बार बार फैक्ट्स के साथ बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ना तो कमजोर हुए हैं ना खत्म हुए हैं, लेकिन इकोसिस्टम को माहौल बनाना पड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा सबूत था कि उनको भी पता था कि मोदी का कमबैक ऐसा होगा कि उनसे सहा नहीं जाएगा। और वही हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आए? जो लोग मोदी को खत्म बता रहे थे, उनका खुद का मामला कितना खत्म है वो दुनिया के सामने आ गया। सिर्फ एक हार ने कांग्रेस के उस बुलबुले को फोड़ दिया जिसमें पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को अगला पीएम साबित करने में जुट गया था। हरियाणा के नतीजे आए तो लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी का मैजिक तो मिलावटी निकला। शुद्ध 24 कैरेट भरोसेमंद नेता तो नरेंद्र मोदी निकले फिर से। मोदी का कॉन्फिडेंस हिलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी तो इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाए कि रिजल्ट वाली शाम सामने आकर सिर झुकाकर जनता के फैसले को स्वीकार कर पाते। जबकि लोकसभा चुनाव जैसे बड़े चुनाव में कम सीटें आने के बावजूद नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए थे और खुले दिल से बिना किसी शिकायत के नतीजों को अपनाया था। हार या सेटबैक को स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी, राहुल गांधी से ना हो पाया। और यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का पैटर्न है। अमेठी भी हारे थे तो अमेठी छोड़कर चले गए। कल शाम भी लोग ढूंढते रहे कि अरे कहां है राहुल गांधी। दरअसल लीप पोत कर, डेंट पेंट करके जब आप किसी की कॉन्फिडेंट दिखने वाली छवि दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो यही नतीजा होता है जो राहुल गांधी के साथ हुआ। एक छोटे से राज्य हरियाणा का चुनाव पूरा हुआ और उसी में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस टाइम बोल गया। राहुल गांधी की हवाई पॉलिटिक्स की धज्जियां कैसे अब उनके इंडी गठबंधन वाले दोस्त उड़ा रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्रांड मोदी और बड़ा होता जा रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं, कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है। आज आपको महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में अब क्या होने वाला है यह सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि हरियाणा हारते ही इंडी गठबंधन की फर्जी एकता की भी पोल कैसे खुल गई। अभी हरियाणा की हार पर कांग्रेस के आंसू भी नहीं सूखे थे बॉस, कि इंडी गठबंधन के दो सहयोगियों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को दो बड़े झटके दे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, नहीं चाहिए उसको कांग्रेस का साथ, किसी से गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से बिना चर्चा किए उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यह कांग्रेस की हालत हो गई है हरियाणा की हार के बाद। कोई सटने को तैयार नहीं है, हटो दूर वाला हिसाब चल रहा है इंडी अलायंस में। शायद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को लग गया होगा कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो अपने गढ़ में भी ना गंवा दे सीटें, इसलिए उन्होंने बिना देरी के राहुल गांधी से दूरी बना ली। दूर से नमस्ते कर दिया कि राहुल जी रहने दीजिए, आप अपना देखिए। क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस जीत रही होती है तो इनको तो पूछती नहीं है, जब हारने लगती है तो कंधे पे चढ़ जाती है। भाई कांग्रेस का हाल स्कूल के उस बालक जैसा है जो सबका टिफिन खाती है या खाता है, लेकिन अपना टिफिन किसी को नहीं खिलाता। जब अपना टिफिन खोलता तो कहता है दूर रहो ना, मेरे में क्या घुस रहा है, लेकिन दूसरे के टिफिन में जरूर खाने जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यही हाल है। लोकसभा चुनाव में पता था कि नरेंद्र मोदी से सीधे तो लड़ नहीं पाएंगे, तो क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ के नरेंद्र मोदी का कद मैच करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जहां जहां इनको अपने बूते पे लड़ना होता है तो क्षेत्रीय दलों को कहते हैं कि तुम कौन, हु आर यू।
आप सोचिए कि सिर्फ एक ही हार में राहुल गांधी के सहयोगियों का उनसे भरोसा उठ गया, सब हाथ पीछे खींचने लगे। इंडी गठबंधन ने ही राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला डाला है। पूरे इंडी गठबंधन को यह लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी गलती से नरेंद्र मोदी को कमबैक करने का बड़ा मौका दिया। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के हीरो बने हुए थे, वो अब पूरी कहानी के विलन बने बैठे। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती को 32 इंच का बता रहे थे, वो खुद अभी तक चेहरा सामने लेकर नहीं आ पाए। पहले हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, बची हुई कसर इंडी गठबंधन के नेताओं ने निकाल दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कह दिया कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना चाहती है। लोग हार को जीत में बदलते हैं। शिवसेना कह रही है उद्धव ठाकरे वाली कि कांग्रेस वो है जो जीत को हार में बदल देती है। भाई, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी कलह के वजह से हार गई, उसे गहराई से सोचने की जरूरत है। ये दोनों साथ में मिलकर लड़े हैं चुनाव। अब वहां उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देखो अपना पहले हिसाब देखो क्या किए हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी के दोस्त ही जो गुब्बारा फूला हुआ था राहुल गांधी का, उसको एक एक करके पिन मार रहा है। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने हरियाणा की हार पर कांग्रेस को भर भर के सुनाया है। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हरियाणा की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने तोड़ दिखाया है। कांग्रेस के धागे उसके अपने दोस्त खोल रहे हैं। इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों की तरह ही टीएमसी ने भी कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा रवैया चुनावी नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें शामिल करना चाहिए। अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीची नजर से देखना आपदा का कारण बनता है। यानी बिना नाम लिए टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। इंडी अलायंस के साथियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का एजेंडा इंडी गठबंधन को बनाने का सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को कैसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं, कांग्रेस को कैसे सत्ता तक पहुंचाएं। वहां आपस में मेल नहीं है कि थोड़ा हम तुमको बढ़ाएं, तुम हमको बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा दिखने लगा है। और ये उनको समझ में आ रहा है क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को, कि बॉस ये तो हमसे ले लेते हैं सीट, हमको देते नहीं है। मध्य प्रदेश में यही किए, हरियाणा में यही किए। इंडी गठबंधन की कांग्रेस से नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान लेती है वहां वो अपने सहयोगियों को सीट देने को तैयार नहीं होती, लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर होती है वो क्षेत्रीय दलों से उम्मीद करती है कि वो कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें देती। यानी जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि पब्लिक के प्रति ईमानदार नहीं है, अब कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो इंडी अलायंस के प्रति भी ईमानदार नहीं है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार नहीं है।
इसलिए दोस्त मार रहे हैं कि कोहनी के हटो, अब मत आना दिल्ली में सटने और दूसरी जगह पे। इंडी गठबंधन के ये नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लग गया है कि जैसे हरियाणा में राहुल गांधी ने हरवा दिया, वैसे ही कहीं आगे जो चुनाव होने हैं उसमें भी राहुल गांधी इंडी गठबंधन की लुटिया न डुबो। उन्हें लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डिफेंसिव खेलने पर मजबूर किया, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में लूज बॉलिंग करके नरेंद्र मोदी को बैटिंग में फॉर्म में लौटा दिया। यही इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर किसी दूसरे के लिए कोई चांस नहीं रहता। इसलिए सब घबराए हुए हैं, सब टेंशन में, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सब किए कराए पर पानी फेर दिया। बहुत सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स और वीडियो से नेता बनने लगते ना बॉस, तो ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक आने के पहले कोई नेता ही नहीं होता। ये सब सोशल मीडिया में अगर माहौल बना देने से नेता बनते तो ये इंटरनेट आने के पहले कोई नेता ही ना बना होता। जमीन पे बनता है नेता, और जो सोशल मीडिया वाला नेता होता है उसका यही हाल होता है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में कैसे हड़कंप मचा है, लेकिन आप पहले यह देखिए कि सहयोगी क्लास लगा रहे हैं। राहुल गांधी का खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, फिर भी कांग्रेस के सियासी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कल जब से हरियाणा के नतीजे आए तब से कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि कैसे इस हार का ठीकरा किसी और पर फोड़े, ताकि राहुल गांधी पे कोई आंच ना आए कि राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो देखो अब क्या बचा है नया। इसलिए देखिए कि कल से कभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कभी ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं। आज तो शिकायत लेकर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। वहां पर हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर कई तरह की शिकायतें की। सुनिए एक बार कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। अच्छा, ईवीएम की बैटरी ऊपर नीचे कश्मीर में नहीं हुई, यहां हरियाणा में हो गई। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस है जो आपको याद होगा जयराम रमेश ने दावा ठोक दिया था कि अमित शाह ने कई बड़े अधिकारियों को, डीएम वगैरह को फोन करके जो है हड़काया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जरा नाम बताओ किसको किसको हड़काया है। आज तक हुआ कुछ उस मामले में? कांग्रेस पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव आयोग के पास गई, ऐसा माहौल बनाया जैसे हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। मामला बहुत सीरियस है, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि क्यों उन्हें गड़बड़ी दिख रही है, तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तर्क देने लगे कि जब सारे लोग कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस को ही जीतना चाहिए था, इसलिए बीजेपी की जीत डाउटफुल है। अरे बॉस, तो ऐसे तो सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 400 आना चाहिए, 350 पार आना चाहिए। सारे एग्जिट पोल में दिखा था कि 300 प्लस आएगा। 240 आया तो नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने गड़बड़ी कर दी। भाई, पत्रकार जमीन पे जाते हैं, बात करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पत्रकार तो दावा नहीं ठोक रहे कि हमारा एग्जिट पोल कैसे गलत हो गया। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जो चुनाव हार गए हैं, वो अलग लेवल पे आरोप लगा रहे हैं। कल तक ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी की बात थी, आज वो ईवीएम हैक होने के आरोप लगाने लगे। सुनिए कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस की पोल खोली। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सारे सर्वे ये आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम
इसमें हैक हुई है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम के हैक तक चली गई, लेकिन बेसिक से सवालों के जवाब नहीं देगी कि अगर ईवीएम हैक हो रहा था तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 240 सीटें लोकसभा में क्यों आई? विनेश फोगाट कैसे जीत गई, जिसके लिए इतना माहौल बनाया कि मोदी जी ने मेडल नहीं लेने दिया? विनेश फोगाट कैसे जीत गई? अरे वो छोड़िए, कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बना रही है अगर ईवीएम हैक हो सकता है? लेकिन कांग्रेस, उसके आरोप और लॉजिक, इनका मुंह दो तरफ होता है, ये आपस में मिलते ही नहीं। कांग्रेस के नेता एक तरफ तो सारा दोष ईवीएम पर डालने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्हीं के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह गुटबाजी है। हरियाणा में हार के मंथन के लिए कुमारी शैलजा के घर पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा, तो इन नेताओं ने हार का ठीकरा हुड्डा परिवार पर फोड़ दिया। सभी ने एक सुर में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को खत्म किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनने के लिए सिर्फ 45 से 50 सीट चाहिए थी, इससे ज्यादा आ जाती तो हुड्डा को अपना पत्ता कटने का डर था, इसलिए हुड्डा ने निर्दलीय उम्मीदवार कई जगह उतार दिए। लेकिन यह दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि हुड्डा भी देखते रह गए और बीजेपी ने बाजी पलट दी। कांग्रेस के दूसरे धड़े को सुनिए, वो क्या बता रहा रिजल्ट की वजह। हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था, वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। हुड्डा साहब बिल्कुल गलत थे। अंबाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं और अंबाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब ने। भाई कांग्रेस के जितने नेता हैं, मैंने तो आपको पहले भी बताया, हिसाब क्लियर है। वो ईवीएम इसलिए करते हैं भाई, एक तो राहुल गांधी को सेव कर लो, सब ईवीएम पे डाल दो। दूसरा, राहुल गांधी उनसे नहीं पूछे कि पवन खेड़ा तुमने क्या किया, हुड्डा जी ये क्या हुआ, तो उनको बता दो कि सर आप तो गजब थे, ये ईवीएम में गड़बड़ हुई। तो जब ईवीएम पे हुई तो वो भी बच गए, और नीचे का कार्यकर्ता ऊपर पलटने के लिए नहीं बोलेगा कि भाई नेतृत्व को बदलो। सबके दिमाग में ईवीएम भर दो, अपने आप को सवालों से बचा लो, सिंपल हिसाब है। शैलजा गुट के नेता कह रहे हैं कि हुड्डा गुट ने दूसरों को के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन अब खुद उसी गड्ढे में गिर गए और आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। नतीजों से बौखलाए कांग्रेस नेताओं ने कल चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कह दिया था कि इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते। इस तरह की भाषा पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आज क्लास लगा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और कहा कि यह किस तरह की भाषा है बॉस। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और जनादेश का अपमान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी नाराजगी जाहिर की जिसमें राहुल गांधी ने नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि इस तरह के बयान अब तक नहीं सुने थे हमने। अगर कांग्रेस इतना ही ईवीएम को दोषी मान रही है तो फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बात क्यों नहीं करती? वहां तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीता है और उनकी सरकार बन रही है। अगर ईवीएम का खेल ही करना होता तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी कर देती, लेकिन जम्मू कश्मीर का आप रिजल्ट देख लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस यानी इनके गठबंधन को 48 सीट आई, बीजेपी 29 पर ही रह गई और अन्य को 11 सीट आई। तो वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो पा रही थी। कश्मीर में कांग्रेस के सहयोगी ही उसको आईना दिखा रहे हैं कि ईवीएम को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर झांको यार। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को क्या कहा है, यह कांग्रेस के उन नेताओं को सुन लेना चाहिए जो चुनाव आयोग के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में अपने उम्मीदवार उतारे होते और कांग्रेस को अपनी सीटें न दी होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा होता। मतलब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयर ये कांग्रेस के चक्कर में घट गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस खुद ये समझने की कोशिश करे कि इस चुनाव से क्या सबक सीखे जा सकते हैं। कांग्रेस बैठकर इन नतीजों का हिसाब किताब करे। कांग्रेस को गहराई से इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि हरियाणा में कभी कांग्रेस 60 सीटों पर थी, वो 30 सीटों पर आ कैसे गई। आगे महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव है। यानी उमर अब्दुल्ला ईवीएम को गाली नहीं दे रहे, वो कह रहे कांग्रेस यार तुम खुद में तो देखो तुम क्या कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला ने यह बात इसलिए भी कही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से यह सोचकर गठबंधन किया था कि कम से कम जम्मू में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी, इसलिए कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए थी। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा ही खराब रहा। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ ईवीएम रोज सकते हैं, अपने आप को सुधार नहीं सकते। अगर आप J&K का प्रदर्शन देखें, कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी 38 सीट पर और जीती कितने पर? जीत मिली उसको, ये जम्मू रीजन का बता रहे हैं,
जीती 6 सीट, नहीं जम्मू कश्मीर का बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने पे चुनाव लड़ी? ये लड़ी 56 पर, 56 पर, और जीती कितना? जीती 42। अब आप सोचिए वो उनका मन नहीं रोएगा कि इससे इनको 38 सीट दी, ये भी हम लड़ लेते। 56 में से 42 जीत रहे हैं, ये स्ट्राइक रेट है। इनका स्ट्राइक रेट कितना है कांग्रेस का? इनका स्ट्राइक रेट है मात्र 16%, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट कितना है? 75%। अब बताइए, जम्मू में कांग्रेस चुनाव लड़ी 30 सीट पर, जीती 1 सीट। यह तो इनका हाल है। ईवीएम 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 करने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा की हालत देखकर इंडी गठबंधन की सांस फूली हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियों को लग रहा है कि कहीं कांग्रेस हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में ना कर दे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं। वहां भी वैसा ही माहौल बना रहे हैं जैसा वो हरियाणा में बना रहे थे। लेकिन हरियाणा का हाल देखकर उद्धव ठाकरे अलर्ट हो गए। वो नहीं चाहते कि जैसे राहुल गांधी हरियाणा हाथ से फिसलने दे दिए वैसा महाराष्ट्र में भी हो। इसलिए वो बार बार महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे के ऐलान पर जोर दे रहे हैं। शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर चुनाव प्रचार राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहा तो बॉस गया मामला फिर हाथ से। इंडी गठबंधन की दूसरी टेंशन यह भी है कि हरियाणा में मिली जीत ने बीजेपी को वापस फॉर्म में आने का मौका दिया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। बीजेपी फिर से फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में और जोर लगाना पड़ जाएगा, जबकि इंडी गठबंधन तो यही सोचकर बैठा था कि लोकसभा में बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि वो विधानसभा में वापसी कर ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा झटका तो बीजेपी को हरियाणा में भी लगा था। 4 महीने में बीजेपी ने पूरा गेम पलट दिया। अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। एक तरफ हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी बन गई है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए जहर। हरियाणा के ठीक बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बयानबाजी से कांग्रेस चिढ़ गई। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आपत्ति जताई। सुनिए नाना पटोले क्या कह रहे हैं। परिणाम कुछ और हो सकते थे अगर इंडिया आघाड़ी होती, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका मत क्या हो सकता है, उनके तक लिमिट है। इस पर बहुत हम गंभीरता से नहीं लेते। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी ये बड़े मेजोरिटी में चुन के आएंगे, और उसका रिजल्ट हमें लोकसभा में आप सब लोगों को देखने मिला।